नमस्कार। वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। सूरज उगाया और उसकी रोशनी चारों ओर फैलने लगी थी। अशरफ ने चाय बनाकर सबको पिलाई। सूरज जब पूर्व में कई हाथ ऊंचा हो गया तो पसीने से सराबोर क्लांत सा चार्ल्स लौट कर आया। उसे देखते ही अल्फोंसे के चेहरे पर न केवल मुस्कुराहट आई बल्कि एक विचित्र सी दृढ़ता भी उसने अपने अंदर अनुभव की। इविंग ने चार्ल्स की हालत देखते ही बियर का एक डिब्बा खोलकर उसे दिया। गर्म बियर को भी सधन्यवाद स्वीकार करते हुए चार्ल्स ने घूंट भरकर परेशान स्वर में कहा, गजब हो गया टाइगर। शंकित होकर अल्फोंसे ने प्रश्नपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। चार्ल्स बोला, मैं पैदल जहां तक उनका पीछा कर सकता था करता रहा, मगर पहाड़ी सड़क के समाप्त होते ही उनकी गति तेज हो गई और वे हाथ से निकल गए। अब तो मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि मैं कार के मुकाबले पैदल दौड़ लेता। फिर तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? अल्फोंसे ने भारी स्वर में पूछा। जहां तक मैं पीछा कर सकता था मैंने पीछा किया, चार्ल्स बोला। थकने के कारण मुझे रुकना पड़ा। यहां तक वापस आने के लिए भी एक लंबा रास्ता मुझे तय करना था, इसलिए शक्ति संचित करने के लिए सुस्ताना पड़ा। शायद सुस्ताने में कुछ देर हो गई। जब वे लोग मैदान में पहुंच गए थे तभी तुम्हें लौटाना चाहिए था, अशरफ परेशान से स्वर में बोला। इविंग ने अशरफ का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या पता कि वे लोग इस घने जंगल में कहां निकल गए होंगे। यूं चार्ल्स का चेहरा न केवल गंभीर था बल्कि परेशानी युक्त भी था, किंतु अल्फोंसे की सतर्क दृष्टि से उसकी आंखों के कोरों से झांकती शैतानियत से भरी हंसी न छुप सके। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, सच सच बताओ। चार्ल्स के लिए भी इससे अधिक देर अपना नाटक चालू रखना संभव न हो सका। बियर का गहरा घूंट उसके मुंह में भरा हुआ था। यकायक आ गई हंसी के कारण उसे रोक ना सका और एक फव्वारा सा उसके मुंह से निकलकर हवा में बिखर गया। कैसा मूर्ख बनाया तुम सब लोगों को, चार्ल्स अपनी हंसी पर काबू रखता हुआ बोला। लेकिन टाइगर, तुम कैसे समझ गए कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं? ये अल्फोंसे की आंखें हैं बेटे, अल्फोंसे बोला। अब तुम बताओ कि क्या मालूम करके आए हो? तुम्हारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, चार्ल्स बोला। यह मकान ही उन लोगों का अड्डा है। अपने साथियों को तो मैं नहीं देख सका। शायद मेरे पहुंचने से पहले ही वे लोग अंदर ले जाए जा चुके थे, किंतु अन्य वाहनों के साथ खड़ी हुई अपनी जीप को मैंने देख लिया। तो उस मकान में उनका अड्डा है, अल्फोंसे ने कुछ सोचते हुए कहा। चार्ल्स ने बताया, केवल उस मकान में नहीं, आसपास में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन लोगों ने अन्य प्रबंध भी किए हुए हैं। ये मकान किसी जमाने का खंडर है और इसे नए सिरे से रहने लायक बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 150-200 सशस्त्र व्यक्ति तो होंगे ही। अल्फोंसे को एक भटका सा लगा और बोला, 150-200? यस टाइगर, चार्ल्स बोला। ये तो मैं उस अड्डे की बात कर रहा हूँ। आसपास और कितने फैले हुए होंगे कुछ पता नहीं। तुम निश्चित हो कि यही उसका मुख्य अड्डा है? अल्फोंसे ने पूछा। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता कि मैंने वहां पर शहबाज को भी देखा है। शहबाज का नाम सुनते ही अल्फोंसे की आंखें में एक विचित्र सी चमक आई, लेकिन दुश्मनों की संख्या ने उसे फिर विचारपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। इस समय रॉबिन हमारे साथ होता तो हमारा काम कुछ आसान हो जाता, वो बड़बड़ाया। सवाल इस बात का नहीं है टाइगर कि कौन हमारे साथ होता और कौन नहीं होता तो क्या होता, इरविन बोला। सोचना तो यह है कि इस समय हमारे साथी दुश्मन के चंगुल में हैं और लगभग 200 के मुकाबले हम 5, बल्कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए तो कुल 4 हैं। इस सब को ध्यान में रखकर यह सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। यही सोच रहा हूं प्यारे, अल्फोंसे ने उस मकान की ओर देखते हुए कहा। उन चारों को अलग अलग लाया गया था, किंतु बंद उन्हें एक ही कोठरी में किया गया था। वो कोठरी विशेष रूप से कैद खाना नहीं थी। पुराना सामान रखने के लिए शायद कोई स्टोर था, जिसमें लोहे के सामान के साथ साथ कांच भी पड़े हुए थे। और क्या क्या था कुछ अंधेरे में वे अच्छी तरह न देख सके। बाहर सूरज की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन वो कोठरी उस मकान के न जाने कौन से हिस्से में बनी हुई थी कि इतना अंधेरा था कि वे एक दूसरे के चेहरे भी स्पष्ट नहीं देख सकते थे। उस कोठरी में बंद करने से पूर्व उनके बंधन खोल दिए गए थे और जेम्स ने उसके दरवाजे को ही टटोल कर देखा। दरवाजा पुराना ही था, लेकिन फिर भी काफी मजबूत लग रहा था। अपोलो ने कहा,
तुम लोगों का क्या ख्याल है कि विजय हमारे पीछे पीछे यहां तक आ गया होगा? फिलहाल खामोश रहो, कार्टर बोला। हमारे लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हम हैं कहां। इस कोठरी में बैठे बैठे ही तुम जान लोगे, अपोलो ने चिढ़कर कहा। खामोश रहो, जेम्स ने नेता के ढंग से आदेश दिया। इस अंधेरे में क्या खामोशी से मर जाएं? रॉबिन ने अंधेरे में यूं ही टटोलते हुए कहा। मरने के बाद आदमी वैसे भी खामोश हो जाता है। वे चारों फंस गए थे और चूंकि उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए बेकार की बातें कर रहे थे। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में उन्हें अधिक देर नहीं रहना पड़ा। दरवाज़ा खुला और सशस्त्र व्यक्तियों के घेरे में उन्हें बाहर निकाला गया। इमारत के एक हिस्से में बने दालान में उन्हें ले जाया गया। सुबह अच्छी तरह हो चुकी थी और एक दीवार के ऊपरी हिस्से पर धूप का एक टुकड़ा लटक रहा था। दालान में और भी कई सशस्त्र व्यक्ति खड़े हुए थे। उन लोगों में कुछ वर्दीधारी सैनिक थे, किंतु अधिकांश बिना निश्चित वर्दी के थे। लेकिन फिर भी वहां के रंग ढंग से ऐसा लगता था जैसे कोई छावनी हो। उन्हीं के बीच में शहबाज खड़ा हुआ था। उसके चित्र तो इन दिनों में बहुत देखे थे, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे पहली बार ही देखा था। किंतु फिर भी उसे पहचानने में उन चारों को कोई देर नहीं लगी। शहबाज शिकारियों जैसे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा अधिक कसा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर विचित्र सी कठोरता छाई हुई थी। अपनी आग जैसी तेज आंखों से उन चारों का निरीक्षण करते हुए बोला, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जेम्स को उन लोगों ने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसी ने उत्तर दिया, हम लोग आपसे मिलना चाहते थे। किसी फिल्म यूनिट को मुझसे क्या काम हो सकता है? हम फिल्म के आदमी नहीं हैं। फिर वास्तव में हम लोग CIA एजेंट हैं। जेम्स ने तुक्का छोड़ा। यहाँ हमें महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा गया है। साथ ही हमें ये आदेश भी दिए गए हैं कि उस काम में हम आपकी सहायता लें। शहबाज ने उन लोगों को तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, तो तुम लोग CIA एजेंट हो? जी। कुल कितने आदमी हो? 7। बाकी 3 कहाँ हैं? वे आपसे मिलने के लिए दूसरी जगह कोशिश कर रहे हैं, जेम्स बोला। क्योंकि हम में से किसी को भी आपके निश्चित ठिकाने का पता नहीं था, इसलिए प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आपको तलाश करते रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत करने के बजाय सीधा तरीका क्यों नहीं अपनाया। कौन सा? तुम्हारी सरकार पाकिस्तान सरकार से संबंध स्थापित करती और वो मुझे तुम्हारे बारे में सूचना देती, उसके बाद मैं खुद तुमसे मिल लेता। उसमें कुछ तकनीकी कठिनाइयां थीं। क्या? हम लोगों को अपना काम अत्यंत गोपनीय ढंग से और जल्दी करना था। विभागीय संबंध स्थापित करने में काफी देर हो जाती और हम लोग मौका चूक जाते। शहबाज का चेहरा यकायक और भी कठोर होता। वो जेम्स की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम जानते हो कि मेरा नाम शहबाज है? इसमें क्या संदेह है? शहबाज के आगे शैतान भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हारी तो औकात क्या है? जेम्स ने अनुभव किया कि उसकी चाल असफल रही है। चेहरे पर उभरते हतप्रभता के भावों को दूसरा रूप देते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे बारे में मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, शहबाज बोला। बांग्लादेश सरकार ने 2 हिंदुस्तानी जासूसों को मेरी तलाश के लिए बुलाया है और तुम उन दोनों जासूसों की मदद कर रहे हो। हम भला उन जासूसों की मदद क्यों करेंगे? यही तो मैं जानना चाहता हूं। हमारे बारे में आपको गलत सूचना मिली है, जेम्स बोला। हम वास्तव में अमेरिकन एजेंट हैं। इस बात का पता आप हॉलीवुड स्थित स्कॉट पिक्चर्स के दफ्तर में पूछताछ करके लगा सकते हैं। यानी वो मान जाएंगे कि तुम CIA एजेंट हो? नहीं। फिर उससे आपको यह पता लग जाएगा कि हम लोग वास्तव में अमेरिका से ही आए हैं और किसी हिंदुस्तानी जासूस को हम नहीं जानते। और तुम्हारे साथियों के साथ जो हिंदुस्तानी और एक देशी बोना है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जेम्स बोला। शायद उन लोगों को रास्ता पूछने के लिए इन्होंने अपने साथ ले लिया हो। हमने भी एक देशी आदमी को रास्ता पूछने के लिए ले लिया था। वो पाखुर गांव तक हमारे साथ ही था। अचानक रॉबिन बोला, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसकी इस बात ने उन तीनों को सन्नाटे में ला दिया। रॉबिन ठीक वक्त पर उन्हें धोखा दे जाएगा, इसकी तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।